हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से यानी कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब रिसोर्सेज जो है यानी कि जो मटेरियल्स हैं हमें जहाँ से मिलने हैं, उनकी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए दो तरह के मटेरियल्स हैं हमारे पास, दो तरह के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि वाटर, है ना। तो ये हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम मैन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे हमने डैम बनाया है ना, तो डैम से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो वो एक मैन मेड रिसोर्स है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। देखिए, अब रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोल रहे हैं, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो दो तरह के, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है जो कभी खत्म ना हो सके, या कहूं कि जो अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे पास पड़े होंगे। ठीक है, जैसे सनलाइट जो है वो कंटिन्यूसली काफी सालों से हमें मिलती जा रही है और आगे भी कई सालों तक हमें मिलती रहेगी। तो ये एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में पड़ा हुआ रिसोर्स है। ठीक है, और इसको हम किसी भी मतलब इस रिसोर्स को हम किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने सोलर कुकर सुना होगा, है ना, सोलर पैनल सुने होंगे, है ना। तो इन सभी से हम क्या कर रहे हैं कि इस सनलाइट को हम अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है और हमारी डेली लाइफ की जो नीड्स है उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं और वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पड़े हैं हमारे पास। ठीक है, इसकी एग्जांपल होगी सनलाइट, एयर, वाटर। वाटर कहाँ से मिलेगा? अभी रिवर हो गया, सी हो गया, है ना। तो ये सब जो रिसोर्सेज है ये कभी खत्म नहीं होने वाले। तो इन सारे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इन एग्जॉस्ट, यानी कि जो खत्म नहीं हो रहे, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड टाइप जो है दैट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को बोला जाता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अब लिमिटेड अमाउंट का मतलब है कि ये कुछ 100-200 सालों तक चलेंगे, उसके बाद ये क्या है, खत्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम छोटी सी एग्जांपल ले तो आप आजकल के टाइम पे देखते हो ऑटोमोबाइल्स में जो पेट्रोल और डीजल डलता है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि अमाउंट, जो प्रोडक्शन अमाउंट है उसकी, वो कम होती जा रही है। जो ऑयल और पेट्रोलियम है इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जो 100 सालों में या 200 सालों में आने वाले टाइम में ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को पेट्रोल और डीजल के बारे में पता ही ना हो, उस टाइम पे अब और भी सारे नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, उनको वो यूज़ कर रहे हो। उसका कारण यही है कि ये रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में। तो याद रखिए, एग्जॉस्टिबल यानी कि जो खत्म हो सकते हैं, जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में होंगे। और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बार बार हम ज़्यादा अगर कार का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बस और ट्रेन, है ना, तो क्या होगा कि पेट्रोल कुछ आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएगा, है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यानी कि ख़त्म होती जा रही है। जैसे मैं फॉरेस्ट की बात करूँ, अब ह्यूमन नीड्स की बढ़ने के कारण जंगल की कटाई कंटिन्यूसली चलती जा रही है ना, क्योंकि लकड़ी की डिमांड बहुत है। तो लकड़ी को पाने के लिए ह्यूमंस क्या करते हैं, वो बेसिकली जंगल को काटना शुरू कर दिया। अब बहुत सालों से ये जंगल कटता आ रहा है और धीरे 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 आता 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 बहुत सारा फॉरेस्ट जो है वो इस टाइम अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो गया है ना। तो वहाँ पे अब जो जंगल था वो अब अर्बन एरिया बन गया। तो वहाँ पे जो जीव जंतु थे, इवन वाइल्ड लाइफ था, वो भी खत्म हो रहा है। पेड़ पौधे थे वो भी खत्म हो रहे हैं, मिनरल्स खत्म हो रहे हैं वहाँ पे, है ना। और इसी तरह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो अलग अलग भंडार है वो भी खत्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन नीड्स के कारण ऐसा होता जा रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, और जो खत्म होते जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट जो रिसोर्स है दैट इज कोल। हमने चैप्टर में ही स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि हम पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में।
तो ये कोल एंड पेट्रोलियम दोनों के दोनों ही जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल किसे कहा जाता है, जिसको आप कोयला बोलते हो, है ना। कोल क्या है, जिसे आप कोयला बोलते हो। पुराने ज़माने में अक्सर आग जलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर गोबर के उपले बनाए जाते थे, है ना, जिन्हें पंजाबी च पाथियाँ कहते हैं। सो उनका रिसोर्स उनका जो यूज़ है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से कोल की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। अब कोल क्या है, कोल यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, आपने कोल के बारे में सुना होगा। इट्स अ हार्ड एज स्टोन, ये बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होता है और ब्लैक कलर का, जो दिखने में जो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। कोल इज अ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक द फूड, ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि खाना पकाने में हम कोयले का इस्तेमाल करते थे। आपने इंजन के बारे में भी सुना होगा, जो कोयले से चलता था, वो पुराने ज़माने में चलता था, अब नहीं चलता। अब पेट्रोल और डीजल वाले इंजन आ गए हैं, है ना। बुलेट ट्रेन, इवन जो इंजन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी भी आ गए हैं, है ना। तो अब पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल और डीजल इंट्रोड्यूस करने पड़े। मतलब एक रिसोर्स की अगर मात्रा ख़त्म होती जा रही है तो उसकी जगह पे हमें दूसरा रिसोर्स रखना पड़ेगा। तो कोल उस ज़माने का है जब ये डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन नहीं होते थे, इनसे पहले कोल इंजन्स होते थे, है ना। तो कई रेलवे इंजन जो होते थे, जो स्टीम इंजन इनको बोलते थे, वो कोयले को यूज़ करते थे एज अ फ्यूल। और थर्मल पावर प्लांट में अभी भी कई जगह पे थर्मल पावर प्लांट, जैसे बठिंडा में, पंजाब के अंदर बठिंडा में थर्मल पावर प्लांट है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही बंद हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोयला एज अ फ्यूल यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए वहाँ पे, तो कोयला जो है एक बेस्ट फ्यूल माना जाता है, इसलिए इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता था, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज में कोयले को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कोल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, क्यों इसको एग्जॉस्टिबल बोला जाता है, उसका एक रीज़न यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखिए होता क्या है कि अगर आप देखो कि कोल की फॉर्मेशन में, इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा यहाँ पे, देखिए पहले बहुत सालों पहले, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, है ना। और यहाँ पे कई सारे जीव जंतु रहते थे। जैसे धीरे 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 ये मरना शुरू हुए, है ना, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये मरना शुरू हुए, ये जंगल जो है वो डिकम्पोज हो गया, यानी कि ये ख़त्म होना शुरू हो गया और जीव जंतु भी मरना शुरू हो गए। एंड देन वो मिट्टी में धंसते गए। धंसने के कारण क्या हुआ, उसके ऊपर प्रेशर और कई सारे हीट के कारण वो कन्वर्ट होगा पीट में। सबसे पहले ये जो जंगल था ये किस में कन्वर्ट हुआ, पीट में। एंड देन फिर से काफ़ी टाइम ऐसा ही चलता रहा, ये मिट्टी में दबा रहा, और उसके बाद टाइम के साथ साथ उसमें प्रेशर हीट बार बार बढ़ता गया, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू लिग्नाइट। और लिग्नाइट जो है ये कोल की बहुत पुअर फॉर्म होती है, ठीक है ना। और इसके बाद देन आफ्टर कुछ टाइम और बीता और फिर से प्रेशर और हीट के कारण लिग्नाइट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ कोल के अंदर। तो इस तरह से ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए। पहले सबसे पहले जो है पेड़ पौधे मरते हैं, जीव जंतु मरते हैं, तो वो पीट में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ सालों में। एंड देन वो कन्वर्ट होते हैं लिग्नाइट में, जब उस पर प्रेशर और हीट पड़ती है। देन वो सब बिटुमिनस इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सब बिटुमिनस में, देन बिटुमिनस, एंड देन एंथ्रासाइट में। एंड देन एंथ्रासाइट जो है वो दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कोल। देन फर्दर वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब किसके कारण हुआ, समय के कारण हुआ। टाइम के साथ साथ प्रेशर और हीट के कारण कोल को बनने में हेल्प होती है, ठीक है। तो मतलब इसमें मिलियंस ऑफ ईयर आप समझ, बहुत लंबा समय होता है, कोल को बनने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बोलूँ कि प्रोडक्शन रेट वर्सेस अगर मैं देखूँ डिमांड रेट, तो डिमांड रेट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी उस टाइम पे, और प्रोडक्शन रेट कम था, क्योंकि बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं और यूज़ करने में जो कोल हमें मिल रहा था उस टाइम पे, तो 100 साल में या 200 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, और बनने में हज़ारों साल लग रहे हैं। तो ये दिक्कत थी यहाँ पे, इसीलिए इसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोला जाता है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता है। तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और यूज़ करने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर होगी बात मेरी। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले कोल की 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म में हम कोल जो होता है उसे हम बोलते हैं कोक। एंड बेसिकली
आपने देखा होगा ड्राई क्लीनर के पास एक स्पेशल टाइप की एक प्रेस होती थी, जिसको हम इस्त्री बोलते हैं। उस इस्त्री में कोयला डलता था, है ना। वो कोयला क्या था, कोक की फॉर्म में डलता था, ठीक है। तो इट इज यूज टू मेक आयरन एंड अदर मेटल्स, तो कई सारे अदर मेटल्स बनाने में भी यूज होता है और वो आयरन बनाने में भी हेल्प करता था। लिक्विड फॉर्म में जो कोल है उसे बोलते हैं कोल तार। आपने अक्सर रोड पे देखा होगा, जब भी रोड बनाई जाती है किसी जगह पे, तो बजरी के साथ एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा विस्कस सा लिक्विड डाला जाता है, जो उस बजरी को बाइंड अप करके रखता है, यानी कि बांध के रखता है। तो वो जो लिक्विड है दैट इज कोल तार। तो इट इज यूज टू मेक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स और इवन रोड्स बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो है दैट इज गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में कोल गैस बोलते हैं हम इसको। कोल गैस जो है दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। कई सारी इंडस्ट्रीज में कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ कोल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कोक। कोक जो है इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। बहुत ज्यादा टफ होता है, हार्ड होता है और पोरस होता है। पोरस का मतलब है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्री होती है बिल्कुल, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। एंड कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील यानी कि स्टील बनाने में हेल्प करता है। और दूसरा है कई सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि मेटल को किस तरह से बनाया जाता है। तो मेटल की एक्सट्रैक्शन में ये कोक जो है वो हेल्प करता था। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास कोल तार। कोल तार क्या है? व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर इट प्रोड्यूस्ड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कोल जो है जिसको इसको अगर हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। एंड कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। और इसीलिए कोल को इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ताकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिल सकें, सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस, जिसके द्वारा कोल को हम कन्वर्ट करते हैं कोक में, कोल तार में या कोल गैस में। अबाउट 200 सब्सटेंसेस, और भी कई सारे 200 सब्सटेंसेस से बनाए जा सकते थे। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और इसके द्वारा कई सारे सब्सटेंसेस को बनाया जाता था जो डेली लाइफ में यूज होते थे। अभी हमने पीछे देखा था ना उसको कहाँ कहाँ पे यूज करते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ वो बड़ी स्लाइड। ये देखिए यहाँ पे, तो कई सारी डाइज बनाई जाती थी, कई सारे ड्रग्स बनते हैं इससे, और कई परफ्यूम्स भी इससे बनाए जाते हैं कोल तार से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कोल तार के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे आपको। इन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइक सिंथेटिक डाइज, डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में। आपने देखा होगा आपके जो शादी के कार्ड्स आते हैं ना, उसको बनाने के लिए एक डाई होती है। डाई किससे बनती है? वो कोल तार से बनती है ना। देन रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें कोल तार से बनाई जाती थी, ठीक है। नेप्थलीन बॉल्स जो आप यूज करते हो घरों के अंदर, है ना, बेड्स के अंदर भी, ठीक है, तो वो सब ऑब्टेन कहाँ से होती है, कहाँ से मिलती है? कोल तार से ऑब्टेन होती है, ठीक है। These days bitumen, a petroleum product, is used in a place of coal tar for metaling the roads. अब क्या होता है, पहले पुराने ज़माने में कोल तार को यूज़ करते थे, अब के ज़माने में यानी कि अब मॉडर्न ज़माना जो हमारा चल रहा है इसमें हम ब्यूटामिन को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कोल तार, बिकॉज कोल ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस जो है बेसिकली ये जब हम कोल से यानी कि कोयले से जब हम कोक को बनाते हैं तो उस टाइम पे जो फ्यूम्स यानी कि गैस निकलती है वो कोल गैस होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। और सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, इसको कहाँ पे ऑब्टेन किया जा सकता है? वही इंडस्ट्रीज ज़्यादा यूज करती थी जो कोल माइनिंग के पास में होती थी या कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स के पास होती थी, ठीक है, क्योंकि दूर तक पहुंचाना इसको पाइपलाइंस के थ्रू वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता था, ठीक है। दीज डेज बिटुमिन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग द रोड, मेटलिंग द रोड. The coal was used for
स्ट्रीट लाइट फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन, यानी कि कोल को सबसे पहले जो था एज अ यूज में लाया गया था, वो स्ट्रीट लाइट के अंदर जो रोशनी के लिए उसको यूज किया जाता है 1810 में, ठीक है। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 एंड नाउ अडेज इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रैदर देन अ लाइट। तो पहले इसको एज एन सोर्स ऑफ लाइट यूज करते थे, अब के ज़माने में इसको हम सोर्स ऑफ हीट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोल गैस और कोल के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड पार्ट है चैप्टर का, दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप सभी देखते हो कि आप लोग जो ऑटोमोबाइल्स यूज करते हो, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो स्कूटी है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कार है, ट्रक है, बस है, ट्रेन है, तो अक्सर ये सारी चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल से चलती हैं। देखिए पेट्रोलियम का मतलब खाली सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इसमें डीजल, वैक्स, पैराफिन वैक्स है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको पेट्रोल तक लिमिटेड मत रखिए, क्योंकि ये इसमें कई सारी चीज़ें और आएंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें देखते हैं क्या है। You know that the petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooter, cars। तो कई जगह पे एज एन फ्यूल पेट्रोल को यूज किया जाता है। हैवी मोटर्स में हम हैवी मोटर्स और ट्रक्स में हम डीजल को यूज करते हैं। मैंने बोला ना कि सिर्फ पेट्रोल के बारे में नहीं है, इसमें डीजल भी आएगा, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम को जब हम प्योरीफाई करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, देन हमारे पास कई तरह के अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। उनके अंदर ही ये पेट्रोल और डीजल आते हैं। अब होता क्या है, कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए सी के अंदर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जमीन के अंदर धंसना शुरू करते हैं। जो सी लेवल से भी नीचे जो जमीन होती है ना, वहाँ पे धंसना शुरू करते हैं। और धंसने के बाद ये जो है एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एनएरोबिक डिके बोलते हैं इसको। और ये कैरोजिन फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जब ये मर जाते हैं तो मिट्टी के अंदर धस के ये कैरोजिन प्रोसेस बोलते हैं इसको। एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरोजिन इनटू फॉसिल फ्यूल, तो ये बन जाता है फॉसिल फ्यूल। मैं आपको बताना भूल गया, कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब है वो फ्यूल्स जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड दो प्लांट्स एंड एनिमल से प्राप्त होता है हमें, है ना। डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है इन द मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, जो जमीन के अंदर धस के मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद किसी चीज़ को जो हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरोजिन जो था, दैट इज डेड डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो समुद्र के अंदर होते हैं। एंड देन इट कन्वर्ट्स, मिलियन ईयर्स के बाद वो कन्वर्ट होता है फॉसिल फ्यूल में। एंड देन उसको किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा, देखिए पाइपलाइन के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होता है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ से। क्लियर हो गया बात मेरी? चलिए, तो ये आपकी बुक में भी डायग्राम होगा, आपको बता रखा होगा कि यहाँ के किस तरह से कोल और पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, और आपका क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, फॉर्मेशन वाला। तो उसमें आप यहाँ से लिखोगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपको, ठीक है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा आपको प्रोसेस जो है यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और विद डायग्राम आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोल जो हमें मिलता है, पेट्रोलियम जो हमें प्राप्त होता है, वो एक्चुअली में उसको रिफाइन करना पड़ता है ताकि उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल पाए, ठीक है। अब पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज अनप्लेजेंट ऑडर, की स्मेल बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होती है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता आप अगर ये आपके आसपास है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस constituents such as petroleum gas, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। तो मतलब इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती है, जैसे पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, डीजल, lubricating oil। lubricating oil वो होता है जो आप इंजन्स में डालते हो, अपनी गाड़ी के इंजन में डालते हो, है ना। और पैराफिन वैक्स आप यूज़ करते हो घरों में, है ना। तो ये सब चीज़ों कहाँ से मिल रही है हमें? पेट्रोलियम से मिल रही है हमें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट, इन सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को या मटेरियल्स को अलग करने का जो प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोला जाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है जी। और इसको हम बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। द मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, मतलब जितनी भी चीजें हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलती हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। यानी कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, ये सब क्या है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स। अब हम एप्लीकेशंस के बारे में भी साथ साथ में पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ पे, पेट्रोकेमिकल्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो देखिए डिटर्जेंट यानी कि जो आप घरों में डिटर्जेंट यूज करते हो वहाँ पे बनता है, उसको बनाने के लिए हेल्प करता है, सॉरी। फाइबर्स को बनाने में भी कई सारे हमने आर्टिफिशियल फाइबर्स पढ़े थे ना, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, तो इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। पॉलीथीन बनाने में हेल्प करता है ये, अदर मैन मेड प्लास्टिक थिंग्स को बनाने में ये हेल्प करता है। चलिए अब इस टेबल में देखिए आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, आपके पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं ये, और इनके यूजेस आपको दे रखे हैं, तो सभी आप अच्छे से पढ़ लोगे। जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, ये जैसे एलपीजी आपके घरों में जो आती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम घरों में एज एन अ फ्यूल, यानी कि खाना पकाने में इसको हेल्प करता है ना ये हमें, और दूध उबालने में भी हेल्प करता है, और भी कई सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ करते हैं। इवन इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ करते हैं हम, फॉर हीट रिसोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोल को हम देखिए यूजुअली एज एन अ फ्यूल यूज़ करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स में, है ना। कैरोसिन पुराने ज़माने में लैंप्स में और स्टोव्स में भी इसको यूज़ करते थे, और आज के ज़माने में एयरक्राफ्ट में भी इसको, जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। डीजल को हैवी मोटर व्हीकल्स के एज एन अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यूज़ करते हैं, जिनके घरों में पुराने डीजल जनरेटर होगा तो उनको पता होगा कि उसमें डीजल डलता है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लुब्रिकेशन में, यानी कि इंजन लुब्रिकेशन, आप यहाँ पे इंजन लुब्रिकेशन लिख लीजिएगा, इंजन लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स को हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए, वैसलीन जो आप यूज़ करते हो घरों में, उसको बनाने में ये हेल्प करता है। बिटुमिन हमने पढ़ा, बिटुमिन एक तो सरफेस ऑफ रोड बनाने में हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई सारे पेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इससे बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको सारे के सारे पेट्रोकेमिकल्स सब्सटेंसेस का यूज़ पता होना चाहिए। चलिए अब नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। होता क्या है कि जिस तरह से पेट्रोल हमें बहुत सालों बाद एज एन फॉसिल फ्यूल मिलता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर से, तो इसी तरह से जो नेचुरल गैस है वो भी हमें कई जगह से प्राप्त होती है, ठीक है। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू अ पाइप्स। तो इसको हम पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। जैसे आप एलपीजी यूज करते हो ना, इसी तरह से हम सीएनजी को भी यूज कर सकते हैं। द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम लोग स्टोर करते हैं हाई प्रेशर पे, जिसे बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी। तो आपको अदर एब्रीवेशन याद रखनी है सीएनजी की और एलपीजी की, ठीक है। आपसे डिफरेंस भी पूछा जाएगा, सीएनजी और एलपीजी का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है कई जगह पावर जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, और इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब देखते हो आपके शहर में जो है ग्रीन कलर की ऑटोज चल पड़ी हैं अब के टाइम में, ग्रीन कलर की ऑटोज, और वहाँ पे जो फ्यूल टैंक होता है उसके ऊपर लिखा होता है सीएनजी। तो मतलब वो जो व्हीकल्स हैं, स्पेशली जो ऑटो रिक्शाज होते हैं ना, तो वो जो है वो सीएनजी पे कर दिया एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल के। उसका कारण ये है कि सीएनजी एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा है कि अभी रिसोर्स अभी काफ़ी पड़ा है हमारे पास एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम और डीजल, ठीक है। और इसकी एवरेज भी अच्छी है, पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में सीएनजी के जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी एवरेज अच्छी है, मतलब लेस कॉस्ट में वो ज़्यादा एफिशिएंट है। और दूसरा फ़ायदा जो है दैट इज़ कि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। एलपीजी और जो पेट्रो इंडस्ट्रीज़ वाले ऑटोमोबाइल्स थे, जैसे पेट्रोलियम और डीजल वाले, तो वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बट सीएनजी एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आप ये भी पॉइंट सीएनजी और एलपीजी में डिफरेंस लिख सकते हो कि ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू एलपीजी, ठीक है। और भी पेट्रोकेमिकल से अगर कंपैरिजन करना तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, क्योंकि ये लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है तो ये क्लीनर फ्यूल बोला जाता है इसे। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, वाई सीएनजी इज कॉल्ड एज क्लीनर फ्यूल, ठीक है। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग,
ठीक है, और इट इज़ ए क्लियर फ्यूल। द ग्रेटर एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। हम डायरेक्टली बिना किसी प्रोसेस के, मतलब एक बार जो CNG बन गई उसके बाद कोई और प्रोसेस नहीं करना है, और इसको डायरेक्टली हम घरों में और फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पाइप्स के थ्रू कई जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वडोदरा, गुजरात के अंदर एक प्लेस है वडोदरा, यहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो इसको CNG को घरों घरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और कुछ जगह पे दिल्ली और अदर प्लेसेस में भी ऐसा करना शुरू कर दिया गया है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली चीज़ है। मतलब अब LPG की बजाय CNG के जो पाइपलाइंस हैं वो बिछाई जाएंगी, ठीक है। बनने का प्रोसेस मैंने आपको बोला है कि ये भी बिल्कुल उसी तरह से बनता है कि आपको जब ये मरीन एनिमल्स मर जाते हैं तो सेडिमेंटेड रॉक्स के थ्रू ये होते होते बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में ये फॉसिल फ्यूल में मिलियंस ऑफ ईयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस वही है जो पेट्रोलियम का प्रोसेस था, बिल्कुल नेचुरल गैस का भी प्रोसेस कुछ वैसा ही है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ लग गया होगा, और समझ लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपकी एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और पिछली वीडियोज़ यानी कि मैंने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके साइंस के, सबकी वीडियो डाल रखी है। आप डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए ताकि आपको उनके बारे में भी पता लग सके और आप उन चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ सकिएगा। आने वाले टाइम में मैं आपको पेपर्स में भी हेल्प करूंगा, आपको लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स दूंगा, मॉडल टेस्ट पेपर्स दूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू गाइज।